आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। आज मेरा मूड है मैं आपको एक गैर फिल्मी कहानी सुनाऊँ। इसमें भी एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का छोटे शहर का है, बड़े शहर में आता है। एक टीवी चैनल में उसे मुलाजमत मिल जाती है। वहाँ ऑलरेडी एक लड़की काम कर रही है जिसके पास एक कैमरा है। उस लड़के की उस लड़की से दोस्ती हो जाती है और उसके बाद वो फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें मज़ा नहीं आता है, शॉर्ट फिल्में वगैरह बनाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं यार ये जर्नलिज़म हमें खा जाएगा, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं। तो फिर वो एक इदारे में जाते हैं, वहाँ भी उन्हें मज़ा नहीं आता। 1-1.5 साल बाद उससे भी उकता जाते हैं और फिर वो एक फ़ैसला करते हैं एक फ़िल्म कंपनी बनाने का और दोनों मिलकर काम करते हैं। डायरेक्शन का, प्रोडक्शन का, स्क्रिप्टिंग का, हर चीज़। और उसके नतीजे में 2 धड़म धकेल किस्म की फ़िल्में प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि पाकिस्तान की जो फ़िल्मी तारीख़ है, नई फ़िल्मी तारीख़, उसका धारा एक नए रुख पे मुड़ जाता है। पहली फ़िल्म है नामालूम अफराद और दूसरी फ़िल्म है एक्टर इन लॉ। यहाँ पे ये गैर फिल्मी कहानी ख़त्म हुई और यहाँ से फ़िल्मी कहानी शुरू करते हैं। इसका एक किरदार तो है नबील कुरैशी जो कि आज नहीं आए या हमसे ब्लंडर हुआ कि हम उन्हें नहीं बुला सके। लेकिन जो दूसरा अहम और कलीदी किरदार है फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, वो खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। ये आप इनकी तारुफ कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप इनकी नकली मूवी की स्क्रिप्ट बता रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टर। मुझे भी लगा आई वाज ऐसा ही था, क्योंकि आप एक्सपोज कर दिया, अभी तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। बट एनीवे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई लव योर मूवीज। मैंने 3 दफ़ा देखी है नामालूम अफराद। एक दफ़ा पैसे देके, दूसरी दफ़ा मुफ्ते में, पर किसी और ने भी पैसे दिए होंगे ना। somebody pays for it। We love audience like you। टिकट मैंने भी दिया, दूसरी तीसरी दफ़ा नहीं दी थी, इतनी कोई बात नहीं है। और अब और एक्टर इन लॉ भी, और उसमें एक वाज़े लग रहा है कि मतलब नामालूम अफराद वाज अ ग्रेट मूवी, लेकिन एक्टर इन लॉ आई थिंक सीम टू बी अ टाइटर मूवी इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। और अब इनकी 3rd फिल्म भी आ रही है जो है नामालूम अफराद 2। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट इट। नामालूम अफराद सबने एंजॉय की, नामालूम अफराद 2 में हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, एक्सपेक्टेशंस तो ऑडियंस की हमेशा हाई होती हैं एंड वी वांट देम टू कीप द एक्सपेक्टेशंस हाई। उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि एक सर्टन प्रेशर होता है जिसके अंदर हम भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं टू मीट अप टू द एक्सपेक्टेशंस किसी एक लेवल पे जाके। कोशिश हमारी पूरी है कि ना उम्मीद ना करें ऑडियंस को इस बार भी। बड़ी ईद पे फिल्म आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस हद तक हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए। नहीं तो कैरेक्टर्स वही हैं, मतलब थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि मतलब बिल्कुल ही नई स्टोरी स्टार्ट की है या वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है? शुरू से लेकर एंड तक बता दें जी। और फिर एंड में सिनेमा में पॉपकॉर्न खाने में खुद चले जाओ। और जो प्लॉट ट्विस्ट है वो खास तौर पर। राइट, अब सीरियस सवाल शुरू करते हैं, यानी दिस इज अ सीरियस सवाल। अच्छा, नामालूम अफराद जो है वो एक कैटलिस्ट साबित हुई नए जो दौर है पाकिस्तानी फिल्मों का। वो वक्त था जब कुछ पंजाबी फिल्में लग रही थी, अथरा गुजर से लेके और वो इस तरह की, और लोग सिनेमाज नहीं जा रहे थे। 1-2 बीच में फिल्म बनी, वो किसी और सपोर्ट की वजह से, और दूसरे वो उन्हें हम प्योर कमर्शियल फिल्म्स नहीं कह सकते खुदा के लिए, और दूसरी जो थी, लेकिन योर वाज फर्स्ट कमर्शियल फिल्म जो कि इस एरा में आई जी। तो क्या आपने सोचा था कि वो कामयाब होगी या इट वाज अ गैम्बल? देखिए, एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ फिल्म इट इज़ अ गैम्बल, चाहे एक इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में हो या अनइस्टेब्लिश्ड में हो, गैम्बल तो रहेगा ही। क्योंकि हमारे से बाहर मुल्कों में लोग 100-100 200 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, समटाइम्स वो भी काम नहीं करती। तो गैम्बल तो हमेशा फिल्म के साथ कनेक्टेड एक पार्ट है। लेकिन जब हम फिल्म बना रहे थे, एक्चुअली फिल्म बनाने का थॉट जो था कोई पिछले 10 साल से दिमाग में उस वक्त चल रहा था, और एक मीडियम का बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। फिल्में 35 mm के अलावा बन नहीं सकती थी, और हमारे पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते थे कि हम सोचते कि हम 35 mm पे फिल्म बना पाएंगे। तो वी वर वेरी लकी एट से कि जब हम फिल्म बना रहे थे उस वक्त डिजिटल मीडियम आ गया, और एकदम से एडी ने कुछ कैमराज निकाले विच वर फिल्म फ्रेंडली कैमराज, एट द सेम टाइम कॉस्ट इफेक्टिव थे, तो आपको नेगेटिव नहीं ख़रीदना पड़ता था। तो द डे हमें पता चला कि हाँ, हाई डेफिनेशन कैमराज आ चुके हैं और अब हमारी रीच में एक चीज़ आ चुकी है, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है टू हिट द आयरन
तो हमने कहा कि ठीक है अब चलते हैं इस रास्ते पे। तो ऑलरेडी 1-2 प्लॉट्स थे हमारे पास, हम लिख रहे थे उस वक्त। एक दिन मैं और नबील निकले हुए थे एक फ़िल्म देखने के लिए ही, और फिल्म के अंदर कुछ टाइम था, हम ज़रा जल्दी पहुंच गए थे, हमें अंदाज़ा नहीं था, शो थोड़ा लेट था। सो वी वर सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द शो टू बिगिन, और हमारी ऐसी डिस्कशन हुई कि यू नो ही हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ सेविंग इन हिज अकाउंट, एंड ही सेड कि यार आई डोंट नो हाउ टू यू नो या व्हाट टू डू दिस विद दिस मनी एंड हाउ टू सेव इट। तो मैंने से कहा कि यार तू एक काम कर, तू गोल्ड ले और लॉकर में रख दे। तो ही सेड कि यार लॉकर तो रख तो दूँ, बैंक्स में भी आग लग जाती है यहाँ पे, तो ये हो जाता है वो। एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लॉकर्स आर इंश्योर्ड। So he is like, really? So even if I put anything in the locker, nobody is going to find out. And if the bank gets burned, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे क्या? मैंने कहा होता तो ऐसे ही है। I also go to the bank and I put my things in the locker, and there is nobody in the locker room then. तो he said अच्छा। तो रात को ही called me, he said मुझे अभी तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ मुझे भी आज ये थॉट आई है कि मैं कुछ भी रख दूंगी तो कल दुआ करूँ उसके बाद बैठ के बैंक चल जाए। लेकिन देन वी थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू नेट अराउंड इट। तो हम एक और प्लॉट पे काम करते थे, वी पुट दैट प्लॉट ऑन द साइड एंड वी सेड कि हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। एंड लकीली इट स्टार्टेड टर्निंग आउट वेरी वेल, यानी कि आप समझिए कि मे बी इन अ वीक्स टाइम वी हैड द बेसिक प्लॉट एंड देन वी स्टार्टेड निटिंग इट। तो वो मज़े का बनता चला गया एंड वी लाइक कि चलो हम इसको एज अ फर्स्ट फिल्म लेंगे। बट जो सेकंड पार्ट है आपके सवाल का कि उस वक्त ऐसी फिल्में नहीं आ रही थी, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता था। एक तो हमारी एज ऐसी थी, फिर पीपल थॉट के फिल्म बनाने तो हर कोई चाहता है, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। तो सीरियसली आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने कुछ हमारे फ्रेंड्स से जो एक्टर्स थे उनको जब कहानी सुनाई जाके और कहा कि हम ये करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि यार जैसी सुना रहे हो ऐसी बना भी लोगे क्या? तो यू नो एंड वी वर लाइक कि हाँ वी विल ट्राई या। तो वो आइड से कि अल्लाह मियां ने आपसे कभी कोई काम कराना हो तो वो जगह आपके लिए उस जगह पे आपको लाके खड़ा कर देते हैं। तो प्रॉब्ली ही वांटेड अस टू ओपन दिस डोर वेयर देन एवरीवन एल्स कुड कम, एंड आई वाज सो हैप्पी कि दैट ईयर व्हेन वी केम इन 2014 ओनली 2 to 3 films, you know, for standard released. But after that year, I could see right after Namal Afraad, so many films went into और सब productions में गए, और आहिस्ता 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 आपने देखा कि फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में माशाल्लाह, right now also on this Eid, you can see how many films are releasing and big productions are going into process, which is great. तो हम आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सलीम जावेद कह सकते हैं, नबील को और आपको? अच्छा, वी लव सलीम जावेद, आई वुडंट माइंड इट। इसलिए कि आप स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं। जी हम स्क्रिप्ट आप किसी और पे एतबार भी नहीं करते, हो सकता है उस स्क्रिप्ट पर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एतबार नहीं करते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इट इज़ अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ प्रोसेस। अच्छा, उसमें होता क्या है कि मेकर का और राइटर का आपस में जलन करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड एक वेवलेंथ पे होना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लोग अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, दे वेरी गुड, बट दे आर यूज्ड टू राइटिंग ड्रामा। ग्रेजुअली ऑब्वियसली आपका क्राफ्ट वहाँ तक पहुँचेगा, स्क्रीन के लिए वो नहीं लिख रहे। तो स्क्रीन प्ले और एक सर्टेन लेंथ का काम है। देखिए 26 एपिसोड्स पे एक कहानी को चलाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर कभी मुझसे कहे कि आप 26 एपिसोड लिखते हैं, आई डोंट थिंक मैं या नबील कोई भी लिख पाएगा। लेकिन हमें कहानी को 2 घंटे में सुनाना आता है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको उसी तरह से सुनाएं। हमने ट्राई किया एक आध बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि वेवलेंथ डेफिनेटली मैटर करती है, एंड ग्रेजुअली वी विल हैव स्क्रिप्ट राइटर्स। आई थिंक वी डेफिनेटली नीड। अभी तो मुझे ज़रूर लगता है कि नॉट एवरी ईयर कैन आई राइट अ फिल्म एंड यू नो गेट इनटू प्रोडक्शन। लेकिन अभी पाकिस्तान में फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली है। मुझे लगता है जो लोग ऑलरेडी राइटिंग के अंदर हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को सीरियस, बिकॉज नाउ दिस इज एन ओपन फील्ड, यू नो। पहले तो आपको डर था कौन स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट देगा, इफ समबडी इज गोइंग टू पे फॉर इट और नॉट, बट नाउ दैट सो मेनी फिल्म्स आर बीइंग डन, देयर इज अ मार्केट। या देयर इज अ मार्केट डेफिनेटली। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी बड़े मज़े के सवाल हैं, क्योंकि नामालूम अफराद उस वक्त बनी जब नामालूम अफराद बहुत से घूम रहे थे आसपास। वो कैसे आपने मैनेज किया, इस ब्रेक के बाद और उन्होंने किस हद तक आपकी मदद की? बिल्कुल। वेलकम बैक। अच्छा, आप बात करी थी कि नामालूम अफराद का कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे आया, और वो आयरॉनिकली मूवी थिएटर में आया था। और इस तरह के कॉन्सेप्ट आइडिया के बाद या तो फिर आप कोई फ्रॉड करेंगे या तो आप फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, तो अच्छी बात है कि आपने फिल्म बनाई। लेकिन जी, अब एक चीज़ होती है, आई मीन एज अ व्यूअर, एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन,
कर्स ऑफ द सीक्वल कि पहली फिल्म तो बना दी, जी फिर दूसरी फिल्म में उसकी फिल्म के सीक्वल में एक बड़ा प्रेशर होता है कि जी, और समटाइम्स यू ट्राई टू प्लेजराइज योरसेल्फ इन द सेंस कि यार ये जोक पहले में बड़ा हिट हुआ था तो इसी का कोई वर्जन सेकंड में आओ, तो इसकी कितनी अवेयरनेस होती है उस स्क्रिप्टिंग में और फिल्म में? एक्चुअली जब हम नामालूम पार्ट 1 से निकले तो इट गॉट सच अ प्रेज के वी डिडंट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस बिग। इट इज़ सो फार अभी तक पाकिस्तान में रिलीज होने वाली सारी फिल्मों में इट्स द लॉन्गेस्ट लास्टिंग फिल्म। Really? जी, इट्स डन द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ डेज इन द सिनेमा। ठीक है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की अप्रिसिएशन मिलेगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कई लोगों ने हमें कहा, जो कि एग्जिबिटर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि आपको पार्ट 2 करना चाहिए। हमें भी लगता था कि हमें पार्ट 2 करना चाहिए। फिर कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि यार यू नो पीपल विल थिंक दैट दिस इज ऑल दैट यू आर केपेबल ऑफ। अच्छा, जब पीपल विल थिंक आता है ना तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग वैसे ही हट जाता है कि जो भी कह ले यार क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बाद में भी क्या ही कहना है। तो मैंने कहा यार इफ दिस इज द थॉट ऑफ नॉट टेकिंग द रूट देन दिस इज नॉट अ राइट थॉट। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक चीज़ बनी हुई थी जो हमारे जहन में वाइल्ड शूटिंग था कि हम इसको कहाँ ले जा सकते हैं। हमने कहा कि हम इस तरफ जाएंगे। फिर हुआ ये कि अगेन वाइल वी वर थिंकिंग कि क्या करें, एक और प्लॉट हमारे पास एक्ट एंड लॉ का डेवलप हो चुका था। तो हमने फिर वो कॉइन टॉस किया, हमने कहा क्या करना चाहिए, तो केम आउट के आपको एक्ट एंड लॉ करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है एक्ट एंड लॉ करते हैं, उससे ये भी हो जाएगा कि ठीक है आप एक और अपने लेवल ऑफ यू नो एक्सपर्टीज़ दिखाने का अगर मौका मिलता है तो फिर एक्ट एंड लॉ वाज मच बिगर इन स्केल इन द सेंस कि एक 2-2 हज़ार एक्स्ट्रास के साथ भी हमने काम किया उस फिल्म के अंदर। उनको अरेंज करना इट सेल्फ, क्योंकि कराची में एक सर्टन अमाउंट ऑफ फिलर्स है, उसके बाद आपको जूनियर आर्टिस्ट नहीं मिलते। 500 से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट लाना एक काम होता है, तो वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में लाना, सिक्योरिटी चेक्स, इस तरह की चीज़ें। एनीवे वो हमने निकाल दिया अपने उसमें से, सिस्टम में से। फिर उसके बाद फिर हम फिर से डाइवर्ट हो गए और हमें एक और प्लॉट बहुत अच्छा हमारे पास था, वी आर गोइंग देयर एंड देन केम इन के यार नामालूम अफराद कर लें कि अभी तक फ्रेश है एंड पीपल आर स्टिल आस्किंग फॉर इट। प्लॉट हमारे पास ऑलरेडी था और फिर ये भी था कि आप सबने कहा कि आप साल में एटलीस्ट 2 फिल्में लाया करें। हमने कहा वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वी डोंट वांट टू डैमेज द क्वालिटी। तो एक ला सकते हैं, तो बगैर गैप लिए अगर जाना है तो ये प्री कुक्ड एक प्लॉट है, उसके ऊपर काम करते हैं। जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो हमें लगा ये प्री कुक्ड हुआ ये कि इट टुक अस एज मच टाइम एज यू यूजुअली टेक टू स्टार्ट अ स्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो प्री कुक का इतना कोई फायदा नहीं। वो तो साइड में होगी कहानी। हमें फिर ओवरऑल निटिंग फिर से देखनी पड़ी। फिर हमने ऑब्वियसली लोकेशन वाइज फिल्म को मूव किया था फ्रॉम पाकिस्तान, हम इसको साउथ अफ्रीका ले गए थे। तो मैं और नबील रैकी के लिए गए, हमारे DOP राना कामरान हु इज़ डूइंग द थर्ड फिल्म विद अस, ही इज़ इक्वली अ पार्ट ऑफ टीम, तो उनको भी हम साथ लेके गए। फिर हमने वहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें वहाँ के हिसाब से देखी और हमने स्क्रिप्ट को उस तरह से, लेकिन कोशिश यही की है कि कैरेक्टर्स सेम रहें, क्योंकि लोगों को एक रिलेटिबिलिटी भी है, याद भी हैं अभी तक सारे कैरेक्टर्स, लेकिन कहानी जो है उसका सोल बहुत पाकिस्तानी है, लेकिन इट इज़ ट्रैवल्ड वेरी स्मूथली इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, आपकी जो दोनों फिल्में हैं नामालूम अफराद और एक्टर एंड लॉ, जी, वो बेसिकली कराची का जो आर्किटेक्चर है और जो माहौल है जी, उसके गिर्द जो है वो घूमती है विजुअली। राइट। वो जो सदर के इलाके में, सदर जो कि सबसे गुंजान इलाका है शहर का, वहाँ कैसे शूट कर पाए आप लोग? उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरे ये कि एक्टर इन लॉ में जो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग या हाई कोर्ट की जो यूज़ की, उसमें और उसका जो भरपूर इस्तेमाल था वो कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, सदर का इलाका जो है उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। कराची में जैसे कि लाहौर में ओल्ड लाहौर है, आपके पास वो सारी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको संभाला नहीं, लेकिन अभी भी एक खूबसूरती है। कराची जब भी आप सदर से बाहर निकलते हैं, ब्रिज के इस तरफ आते हैं तो बहुत फ्लैट हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम दिखाना चाहते हैं, चाहे लोगों को रहने के लिए अच्छा लगता हो, लेकिन एक कैरेक्टर जो फिल्म के लिए चाहिए होता है वो वहाँ पे। एक तो सदर में जो हमने घर शूट किया था नामालूम अफराद के अंदर, दैट वाज बेसिकली हड़ताल ओरिजिनल थी या वो भी? जी, हड़ताल वाले दिन जो था वो बहुत एक जब हमने हड़ताल, अच्छा इसमें एक चीज़ का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जल रही थी। अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट के लेवल पे हम सब कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है या हमें सपोर्ट नहीं मिलती। आई वुड से कि आपको राइट, यू हैव टू गेट टू द राइट पीपल। अगर आप सही लोगों तक पहुँच रहे हैं तो 110% सपोर्ट करती है गवर्नमेंट आपको। सिर्फ उनको जाके समझाना होता है और एक तमीज़ के दायरे में काम करने की ज़रूरत है। देखें, अगर मैं एक जगह पे कुछ गन मचा रही हूँ शूटिंग के लिए
या एक फैलावा मचा रही हूँ या आग लगा रही हूँ, मेरा काम है जाते उस रोड को उतना साफ भी करके जाऊँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं परमिशन लेने जाऊँ तो वो मेरी फेस वैल्यू पे एग्जैक्टली जब शूट वाले आते हैं वो ऐसे कर देते हैं। तो हमें भी अपने आप को एजुकेट करना होगा फिल्म के लेवल के ऊपर। लेकिन जब हमने सदर के अंदर वहाँ तक वी टुक द परमिशंस एंड वी वर गिवन ऑल द परमिशंस। अनफॉर्चुनेटली दैट वेरी डे वाज बहुत खूब। ये एक्टर इन लॉ का कॉन्सेप्ट कहीं वहां से तो नहीं आया था कि यार ये लोग तो मतलब जहाँ पे आग लगी भी देखते हैं वहाँ पे गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं। हाई कोर्ट्स में भी आराम से जाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध गेव अस द परमिशन, ही वाज वेरी काइंड टू अस एंड हमने एक दिन की परमिशन मांगी थी लेकिन एक दिन में काम खत्म नहीं हो पाया, तो हमने एक और संडे फिर उनसे रिक्वेस्ट किया just because we maintained the decorum that very day. Next time he was very kind that he gave us the permission again. And लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन के अंदर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, उसके अलावा जितनी भी आपकी सिक्योरिटी के अदारे हैं, दे वर पार्ट एंड पार्सल। एक्टर इन लॉ तो भरा हुआ था पॉलिटिकल बिल्कुल से, ठीक है, उसमें मतलब डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स भी दिखाए हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एक्टर्स भी दिखाए हैं, मॉडल भी दिखाई है मशहूर, ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल ना। तो अब जहाँ तक थिएटर का सवाल है तो सबने बड़ा एंजॉय किया। कोई नेगेटिव फीडबैक आता है इसके ऊपर? देखिए, एक हर चीज़ के ऊपर एक नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अच्छे नहीं लग रहे तो आप बुरा तो मानेंगे थोड़ी देर के लिए, राइट? अक्सर लोग कहते हैं इसी तरह गवर्नमेंट भी यूज्ड टू हो गई है, उनको भी जो इदारे हैं वो भी यूज्ड टू हो गए, उनको भी मालूम है कि लोग, अगर आपने कुछ सही किया होगा तो मैं आके अपनी फिल्म में आपको अप्रिशिएट भी करूँगी। मुझे लगता है कि वो भी हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे आप छोटे बच्चों को दवाई खिलाते हैं ना, तो उसके अंदर सिरप में थोड़ी शुगर भी होती है, तो आपको हम जब किसी को कुछ भाषण देने बैठाएंगे तो कोई पैसे दे के भाषण देने नहीं आएगा, तो थोड़ा शुगर कोट करके अगर हम प्यार से ये बात बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वी आर गोइंग रॉन्ग। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करना, आपको पता है हमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान सेंसर बोर्ड से। जब आप फिल्म सेंसर के लिए भेजते हैं और वो कहते हैं जी आपने बोल दिया इसमें पॉलिटिशियन जो है, देयर वाज अ लाइन विच गॉट सेंसर्ड इन इस्लामाबाद स्पेशली, वहाँ पंजाब के अंदर नहीं चल पाई वो लाइन, जिसके अंदर हम लास्ट में कहते हैं कि जी एक मिनिस्टर जो है वो 5 साल बगैर डिग्री के हुकूमत में बैठ सकता है, लेकिन एक आम बंदा बगैर डिग्री के वकालत नहीं कर सकता, जबकि वो एक अच्छे कॉज के लिए वकालत कर रहा है। ये लाइन उनको समझ में नहीं दैट गॉट चॉप्ड, इवन द लाइन दैट वी सेड ऑन द माइनॉरिटीज गॉट चॉप्ड। सो माय पॉइंट इज कि जब आप कहते हैं कि जी आप एक जमहूरी मुल्क में भी रहते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, एंड देन इन द थिएटर्स वेयर वी आर नॉट इवन कहते हैं ना कि हम बॉम्बार्ड भी नहीं कर रहे कोई चीज़, लोग अपनी बाय चॉइस आके सिनेमा के अंदर सीट लेके बैठे हुए हैं, तो देखने दें यार, आप बम फटते हुए दिखा रहे हैं आप। क्या मज़े में जा रही है गुफ्तगू, और ब्रेक की मजबूरी भी बीच में हायल है, उसके बाद फिर जी वेलकम बैक। फ़िज़ा, मुझे ये बताएं कि नामालूम अफराद के साथ लोगों ने अपने आप को कैसे एसोसिएट किया, उनको ये क्यों लगा कि ये उन्हीं की कहानी है? हालांकि फ़िल्में पहले भी बन रही थी, बाद में भी बनी हैं, लेकिन वो ऐसी फ़िल्म थी कि हर एक ने अपनी पसंद का उसमें से मतलब निकाला, चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे और दूसरे मसाइल हो। मुझे तो सलीम मिराज का वो 1.5 मिनट का जो सीन था, हाँ, कचरा बाबा वाला जी, मुझे तो उस फिल्म में तो वो याद आपने इतने ऐसे मौजूदात पे पीपल फेल्ट वेरी क्लोज टू देम, उसके अंदर हर एक ने अपने अपने मतलब, उन्होंने ये देखा कि कोई रियलिज्म है इस फिल्म के अंदर। देखिए, फिल्म, आई थिंक फिल्म का एक प्राइमरीली तो मतलब ही ये होता है कि लोग रिलेट कर पाएँ, और रियलिटी और फिक्शन में इतना इस तरह की एक ब्लेंडिंग आनी चाहिए कि ना तो वो डॉक्यूमेंट्री लगे और ना ही वो ड्रामा लगे, और एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी भी रहे लोगों की। तो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन जिसको आपको देखना पड़ता है जब आप अपना क्राफ्ट कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि आई कैन ओनली थैंक अल्लाह मियाँ कि ही इज़ बीन वेरी काइंड, कि दोनों बार हमने जब भी स्क्रिप्ट लिखा हमने उसको कोशिश यही की कि जैसी कि फ़िल्म हम देखते हुए एंजॉय करें ऐसे ही बनानी चाहिए, तो शायद वो ऑडियंस के थोड़ा सा करीब दिमाग चला जाता है समा। एक और प्रॉब्लम भी है, उस पर भी बात होनी चाहिए, कम बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन का। और जो फिल्म मेकर्स हैं, मसलन जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स जी, उनका प्राइम काम तो खबर है जी, करंट अफेयर्स है, बिल्कुल। अब वो आ गए हैं फिल्म के मैदान में जी। और मुझे टेंडेंसी ये लग रही है कि कुछ इस तरह की होड़ शुरू हो गई है कि अगर सामने फुटपाथ पे कोई पापड़ वाले के भी पापड़ बिकने शुरू हो गए ना, 10 पापड़, तो चैनल मालिक जाएगा उसके गले में हाथ डाल के कहेगा भैया मिलके ना काम कर ले। तो इस तरह की जो टेंडेंसी, उसमें
जब ये एक मोनोपोलीज कायम हो रही हैं कि जी फिल्म भी वही बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही होंगे, सब कुछ होगा, तो आप जैसे जो इंडिपेंडेंट फिल्म साज हैं या जो अपना अलग फिल्म वाले जैसे आपकी कंपनी है, आपको ये घुटन या कोई फ्रस्ट्रेशन या मुश्किलात नहीं महसूस होती? इनको वाकई इस मैदान में कूदना चाहिए? देखिए मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है फ्रॉम डे वन। चैनल्स का काम नहीं है जी फिल्म बनाना, और ना ही हमने कभी किसी चैनल के साथ कोलैबोरेशन में फिल्म बनाई है। उसकी सिर्फ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे कि आपने कहा कि जिसका काम होता है उसी को सांझता है, तो चैनल एक अच्छा मीडिया पार्टनर ज़रूर हो सकता है। वी नीड दैट विंडो। तो हम टीवी आपका मीडिया पार्टनर था? हम टीवी मेरा मीडिया पार्टनर था। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एवर रेडी पिक्चर्स ने की थी पहली बार। सेकंड टाइम एवर रेडी ने उर्दू 1 पिक्चर्स के साथ कोलैबोरेशन में की, लेकिन ऑब्वियसली के एवर रेडी का ग्राउंड यूज़ किया गया। नुकसानात क्या है? देखिए चैनल्स के अंदर सबसे बड़ा नुकसान तो आपको ये होता है कि चैनल जब फिल्म के अंदर आता है तो उनका एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट सीकिंग का प्रॉब्लम है। उनको होता है कि जी ये फिल्म जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन फिर थ्रू एंड थ्रू चैनल के पास हो। उसके बाद वो चाहते हैं जी आपको हम टीवी राइट्स भी हमें दे दें, डिजिटल राइट्स भी हमें दे दें। तो फिर प्रोड्यूसर जो है उसके सारे एवेन्यूज़ जो है रेवेन्यू जनरेट करने के वो तो आप ब्लॉक किए जा रहे होते हैं। तो इवेंचुअली जब आप पैसे एंड यू नो पाकिस्तान में या आई एम श्योर पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर इज सपोज टू बी द लास्ट पर्सन गेटिंग द मनी बैक। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम डे वन और आखिरी दिन में आपके पैसे निकल रहे होते हैं, बाकी सबके अपने अपने शेयर्स एक एक पॉइंट पे जाके क्लियर हो रहे होते हैं। तो उसमें आपको बहुत इंटेलिजेंटली काम करना होता है कि यू कांट। एंड मैंने जब फिल्म बनाई उसके बाद से जितने भी मेरे जानने वालों में या हमारी फर्टर्निटी के लोगों ने काम किया, जिसने मुझे फ़ोन किया, जिसने मुझसे कोई भी हेल्प मांगी, आई टोल्ड देम प्रिसाइजली कि दीज आर योर राइट्स, यू शुड नो अबाउट देम एंड डोंट लेट देम गो। आप जैसे ही जाने देंगे अगली फिल्म नहीं बना पाएंगे। दी साइंस इज़ कि आपको पता हो कि आपका हक क्या है, वो ना आप मारने दें। चैनल्स जब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके साथ ही आती है। तो एक वो प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो एंगल है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इवेंचुअली आपके पास स्प्रेड बढ़ेगा उसका, क्योंकि जैसे कि चैनल्स बढ़ गए थे एक साथ, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बढ़ेंगे। हम लकीली अल्हम्दुलिल्लाह दिस थर्ड टाइम वी बीन इन अ गुड पोजीशन दैट हमने अपनी फिल्म को पार्टली डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहे हैं। सो नामालूम अफराद 2 इज़ इनटू को डिस्ट्रीब्यूशन with Urdu 1 Pictures. So we are using our own abilities, जो कुछ हमने सीखा बाहर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट पिछली बार जब की, इस बार भी की, उस सबको हम यूटिलाइज करके वी आर ट्राइंग टू मेक अ नेटवर्क वेयर वी कैन हेल्प अदर प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूट फिल्म्स इन अ बेटर वे एंड गेन मोर in terms of revenue, so that later आप जब फिल्म बना रहे हो आपके पास इतने पैसे हों कि आप इधर उधर से हेल्प मांग के फिल्म बनाने से बाहर आ जाए। बॉलीवुड की ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ी है जी, आपका क्या तजुर्बा है? देखें ओवरसीज़ मार्केट के अंदर बॉलीवुड की ओवरसीज़ मार्केट के बड़ी इस वजह से कि उनके पास मार्केटिंग का एक्सपेंस बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की फिल्म जब बनती है, जब आधे टाइम प्रोड्यूसर फिल्म खत्म कर रहा होता है और डेप्ट के अंदर होता है ऑलरेडी, एंड दिस इज़ विद ऑल द प्रोड्यूसर्स आई एम टेलिंग यू। इंडिया में जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो आपकी फिल्म शुरू करते हुए आपका एक तो स्पॉन्सर्स की बहुत बड़ी एक लाइन है, उसके बाद म्यूज़िक आपका बहुत महंगा बिक जाता है, वो आप बेच चुके होते हैं। तो आपके पास बाय द टाइम यू आर इन द प्रोडक्शन यू हैव ऑलरेडी गेन्ड अ लॉट ऑफ मनी। फिर जब आप फिल्म बजट कर रहे होते हैं तो on a small film they keep around 25 to 30% of the whole budget for the marketing. On a bigger film about 50% of the main budget मार्केटिंग के लिए। जी, तो वो अब आप देखें ना, अगर आज आप इंडिया में फिल्म रिलीज़ करने के लिए जाते हैं, आप मिनिमम 3 से 5 हज़ार स्क्रीन से फिल्म रिलीज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ उसका P&A सोच लें आप, उतने में आपके यहाँ पूरे साल की फिल्में बन सकती हैं। आज इस क्वालिटी की फिल्म हम पाकिस्तान में 12 करोड़ में बनाते हैं। आई कैन चैलेंज इंडिया में कोई 6 करोड़ इंडियन में ऐसी फिल्म बना सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, आप बात करते हैं बॉलीवुड की, तो अभी हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम आपसे पूछना है कि ओम पुरी के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस है आपका। एक ब्रेक लें। वेलकम बैक। तो फिजा, आपसे यही सवाल था कि आई थिंक ये वन ऑफ ओम पुरी की लास्ट फिल्म्स थी जी, बिफोर अ पासिंग अवे। कुछ अंडर प्रोडक्शन फिल्म्स भी थी, उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक I'd say we've been very lucky. एक चीज़ होती है ना कि ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात आपकी होती हैं और आप ब्लेस्ड होते हैं अगर वो ख्वाहिशात आपकी ज़िंदगी आपकी पूरी हो जाएं। तो मिस्टर पुरी को जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो ये कैरेक्टर हम लिख रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये कैरेक्टर कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है जिसके लिए मिस्टर पुरी हाँ कर देंगे। तो आई सेंट हिम द स्क्रिप्ट एंड मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा और मुझे जवाब नहीं आया।
ठीक है। तो जब मुझे जवाब नहीं आया तो मैंने उनके मैनेजर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आपने अभी तक बताया नहीं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ही इज़ एक्सट्रीमली अनवेल, उनकी एक सर्जरी ड्यू है, उनको यूएस जाना है, उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो नहीं पढ़ पाए। मैंने कहा ठीक है। देन आई गॉट होल्ड ऑफ हिज पर्सनल नंबर, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपको एक स्क्रिप्ट ईमेल किया था। ही सेड बेटा मैंने ईमेल नहीं खोली काफ़ी दिन से, तो आज तो आप कैसे पढ़ना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा मुझे तुम हार्ड कॉपीज़ भिजवा दो। ठीक है। सो लकीली आई हैड अ फ्रेंड इन मुंबई एंड मैंने उसको यहाँ से ईमेल की। मैंने कहा यार प्रिंट निकाल के उनके घर पे ले जा। तो ही कॉल्ड मी बैक एंड ही सेड कि मैंने साथ में सिनॉप्सिस भी भेजा था। ही सेड यू नो व्हाट, मुझे बहुत सब्लिमिनली इसका मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट अ बिग कैरेक्टर बट या ये बाप जो है ना, ये बाप और बेटे के बीच की जो फिक्शन है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं करूँगा तुम्हारी फिल्म। So I was surprised. I was like, wow, you know, हमने यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभार हमारे सीनियर एक्टर्स बोलते हैं नंबर ऑफ सीन्स बताओ, you know, मेरी स्क्रीन टाइम कितना है मेरा? एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार पोस्टर में मैं सामने होऊंगा या पीछे में? बिल्कुल। तो मेरी उनसे फ़ोन पे 1-2 बार गप लगी और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि जी इस तरह के इसके यू नो डायनामिक्स होंगे, इस तरह से काम होगा। हमने वो सब कुछ कवर कर लिया एंड ही केम डाउन टू पाकिस्तान। आई कैन नॉट टेल यू वो जो एनर्जी थी सेट के ऊपर, उतनी पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि आपका सीन ख़त्म हो जाए और उसके बाद गाड़ी रेडी होती थी कि जी प्रोटोकॉल के साथ के उनको हमने होटल भेजना और वो बैठे हुए वेट कर रहे होते कि यार तुम लोग ख़त्म कर लो तो साथ खाना खा लेंगे। क्या बात है। तो जेम ऑफ अ मैन, अमेजिंग एंड ऑब्वियसली शुड रेस्ट इन पीस। म्यूज़िक के बारे में मुझे बताइए कि हमने फिल्मों में तो आ गए, अब एक आधी गाना होता है किसी फिल्म का जो हिट हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे एक वाइब्रेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री है, चाहे कोक स्टूडियो में आप देखती रहती हैं, उसके अलावा फिल्मी घराने हैं, सजाद अली हैं और ऐसे गुलकार बहुत सारे हैं जो ओवर द इयर्स जिन्होंने अपने आप को मनवाया, तो फिल्मों में जगह उनको क्यों नहीं मिल रही? सजाद भाई ने गाना गाया ना मालूम अफराद का जो मेन टाइटल सॉन्ग था वो सजाद अली ने गाया था। देखिए एक चीज़ तो ये है कि अगेन थैंक्स टू द चैनल्स, जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग के ऊपर जाके बीच में कुछ चैनल्स ने म्यूजिशियंस के राइट्स को दबाने की कोशिश की तो ऑब्वियसली उन लोगों की एल्बम्स वगैरह का चक्कर खत्म। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपके पास पायरेसी इतनी हाई है, फिर उस ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। यू डोंट हैव एनी कॉन्सर्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि 90s में आपके पास बहुत रेगुलरली होते थे और उस वक्त मुझे याद है कि आप जुनून की कोई एल्बम आ जाती थी या किसी और बैंड की आ जाती तो एक फर्मेंट था, एक कल्चर था। हमारी टीनेजर्स तक तो डेफिनेटली था। उसके बाद अब जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो सारे विंडोज़ तो उनके लिए बंद कर दी गई हैं। द ओनली थिंग दैट देर लेफ्ट विद इज़ कि हाँ अब आप जाएं बाहर और जाके आप शोज़ करें तो वो बाहर की ऑडियंस के अंदर जाके प्ले करते हैं, या फिर अगर आप फॉर्चुनेटली इंडिया पहुंच गए और आपने कोई गाने वहाँ पे गा लिए और वो हिट हो गए तो वो यहाँ पे आपको कॉन्सर्ट सेलिंग के लिए मिल जाते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं वो भी जब आपसे राइट्स मांग रही होती हैं फिल्म के तो दे टेल यू पीनट्स। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप वो राइट्स उनको दे देते हैं तो आपके टीवी राइट्स और आपके बाकी राइट्स होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि जब वही चीज़ वही म्यूज़िक टीवी पे चलता है तो म्यूज़िक कंपनी कम्स बैक एंड सेज। फाइनली आपने पायरेसी की बात की तो बहुत मुश्किल होता होगा कि फिल्म को बचा करके रखना, क्योंकि पाकिस्तान में जो है कुछ भी नहीं, और ये यहाँ पर भी नहीं होता, ये ग्लोबल होता है। पायरेसी का इतना स्ट्रॉन्ग रिंग होता है, टॉरेंट पे आ जाती है चीज़ें, हाँ, चीज़ें और ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। अब तो हैकिंग लोगों ने करनी शुरू कर दी है, तो सेफ्टी के कोई सेफगार्ड्स ऐसे होते हैं? वी टेक वेरी वेरी इंटेंस मेजर्स। एक तो ये चीज़ है कि आप जो कह रहे हैं यहाँ पे लकी है पाकिस्तान अभी तक। इंडिया में जब फिल्म रिलीज़ होती है 3rd डे DVD पाकिस्तान के अंदर होती है। पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स तो एटलीस्ट यू आर सेफ। So being small has its advantages. Yeah, because our cinemas have a very close eye. They monitor it very well. बड़े आराम से अभी मिनिमम है हमारे पास उस तरह की स्क्रीन्स नहीं है इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड, तो आराम से देखा जा रहा है। सिंगल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट कम हो गया। असल पायरेसी आपकी सिंगल स्क्रीन होती है। इंडिया में तो सेंसर बोर्ड से फिल्म निकलती है जनाब, वहाँ पे फिल्म सेंसर पे जाती है, वहाँ से निकलती है। उस तरह से हम लोग बहुत सेफ हैं। लेकिन हमारे पास कुछ फर्म्स हैं इंटरनेशनली जो कि फिल्म की मॉनिटरिंग के हमसे एक सर्टन अमाउंट चार्ज करती है। इनको हम फिल्म बनाने के साथ ही ऑन बोर्ड ले लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई प्रिंट लीक भी हो जाता है दे कीप एन आई ऑन ऑल द साइट्स एंड दे कीप ऑन रिमूविंग दोज लिंक्स, तो वो साथ साथ उतारते जाते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि अभी नामालूम अफराद 2 की शूटिंग मुकम्मल हो गई है, अभी कुछ रहती है आपके पास? जी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि अभी आप कह रही थी कि एक्टर इन लॉ में आपके पास एक्स्ट्रास खत्म हो गए थे
तो मैं से वैसे वो कहना बात- चाह रहा वो था बात कि है, बात अगर आपको किसी दिन सफेद बालों वाले एक एक्टर की लेकिन जरूरत अब पता पड़े, नहीं ना कि ईद उल मैं अज़हा हर तक दिन तुम- एक्टिंग करता हूँ, मैं ईद यहाँ उल पे अज़हा 5 तक दिन तुम हफ्ते में बचोगे एक्टिंग कि करता नहीं, हूँ। ये हाँ। नहीं पता अभी ये मुझे। जो तुम लोग ईद उल दोनों अज़हा जो तक बातें तुम कर रहे हो ना, ये कट जाएंगे। एक्टिंग ये करने नहीं के काबिल जाएंगे। रहोगे कि नहीं, ये ओके बड़ा फाइन, ठीक मसला है, नेक्स्ट टाइम। एक लफ्ज में जवाब दीजिएगा। जी ये जो फिल्मी क्रिटिक हैं जी पाकिस्तान में, जो अगले दिन फिल्म को जीरो या हीरो बनाने पे कादिर है, इनको गोली मार देनी चाहिए या नहीं? कौन है? मेरे लिए तो कोई क्रिटिक है ही नहीं पाकिस्तान में। दे इज़ नो नन। मुझे लगता है जितने भी हैं वो अपने दिमाग में कोई क्रिटिक्स होंगे। आई हैव नॉट रेड अ गुड रिव्यू इन पाकिस्तान सो फार सिंस आई बीन मेकिंग फिल्म। सबका सब मुझे लगता है कि एक वो होता है ना कि मैं एक स्कूल के बच्चे को उठ के बोलूँ जाके फिल्म देखो, दे कैन प्रॉब्ली राइट अ बेटर रिव्यू। क्या बात है, क्या बात है। नामालूम- फिजा बहुत ये ही तो नामालूम अफराद को आवाज़ दे रही हैं आप। फिजा बहुत ही नामालूम critics। आपसे मुलाकात करके खून बढ़ा है, और हम तीनों की दुआ है कि ईद उल अज़हा पे जो आपकी फिल्म आ रही है सीक्वल, वो कामयाब हो और इंशाल्लाह। इन दोनों से ज़्यादा आपको कामयाबी मिले। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। Pleasure जी। तो ये है सूरत हाल। बाकी जो तबसरा करना हो आप बाद में कर दीजिएगा। हम सबको इजाज़त दीजिए इस खुसूसी प्रोग्राम से। खुदा हाफ़िज़।